आप सभी को नमस्कार। इस ऑनलाइन क्लास में क्लास 12th मैथमेटिक्स थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस, जिसका ये लास्ट एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसमें हमने एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी लिया है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक टर्म है पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पीएमआई से रिलेटेड है, जिनको हम पीएमआई से ही प्रूव करेंगे। और ये पीएमआई क्या होता है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, वो पीएमआई है। ठीक है। अब इसमें कोई स्टेटमेंट है पी एन के टर्म में, तो उसको हमको उसकी ट्रूथ वैल्यू या ट्रूथनेस प्रूफ करना होता है कि वो वैलिड है कि नहीं। तो उसके लिए 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है, उसको हमको n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाना होता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए इक्वल है, तो वो n इज इक्वल टू 1 के लिए वैलिड हो गया। फिर उसको हम n इज इक्वल टू k के लिए मान लेते हैं कि ये ट्रू है, मतलब n को k से रिप्लेस करते हैं। और थर्ड स्टेप, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वो हमको दिखाना होता है द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 वेन एवर इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। और अगर वो ट्रू है, इसका मतलब दैट इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। इस तरह से हम इंडक्शन के स्टेप्स को यूज़ करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। अब कैसे हम अप्लाई करेंगे, देखिए आगे ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 26। ए है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ए टू द पावर एन भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, वेयर एन इज नेचुरल नंबर, ए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली ए टू द पावर एन भी वैसे ही है। अब क्या है, इसमें अगर हमको प्रूफ करना है तो हम ये इंडक्शन का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करेंगे, और ए टू द पावर एन को हमने मान लिया कि स्टेटमेंट पी एन है। अब अगर इसमें एन इज इक्वल टू 1 रखें, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपको मिलता है ए टू द पावर 1, जो कि ये होगा। राइट हैंड साइड में भी अगर आप एन की जगह 1 रखें, तो वो आपको कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा मिलेगा। ठीक है, जो कि ए के बराबर है। तो यहाँ क्या हो गया, P1 इज ट्रू। अब लेट PK इज ट्रू। यहाँ पे देखिए, ये जो सिंबल है, हमने मॉड का सिंबल लिया, ये डिटरमिनेंट का एक्चुअली सिंबल है, मैट्रिक्स का नहीं है। तो थोड़ा सा ये सिंबल में इसके मिस्टेक है, गलती है। लेट PK इज ट्रू फॉर, या हमने ये मान लिया कि द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, मीन्स PK हमने लिखा है यहाँ पे। तो ए टू द पावर k, दैट इज कॉस k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसको हमको n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए शो करना होगा। तो PK प्लस 1, दैट इज ए टू द पावर k प्लस 1, विच इज a इंटू ए टू द पावर k। अब देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन किया गया है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कैसे मल्टीप्लाई किया गया है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। और वैसे ही इन एलिमेंट्स को लिखा भी गया है। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया तो उसको हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ही लिखा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम किया तो उसको वहीं लिखा। अब इसके बाद ये देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन यूज़ हो रहे हैं, जैसे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए प्लस बी होता है। अब इसको यूज़ करके यहाँ पे हमने इसको लिखा, तो ये कॉस थीटा प्लस के थीटा साइन थीटा प्लस के थीटा, इसलिए इस तरह से ये एक्सप्रेशन मिला। अब इसमें से हमने थीटा कॉमन ले लिया। तो अब देखिए, जहाँ पे के था वहाँ पे ये के प्लस 1 आ गया, मतलब जो हमको रिजल्ट चाहिए था वो मिल गया। देयर फॉर PK प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर PK इज ट्रू, सो PN इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो ये इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है, इस तरह से हम इसको प्रूव करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल 27 है। इफ A and B आर द सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन शो दैट AB इज सिमेट्रिक if and only if A and B commute, that is AB is equal to BA। अब देखिए, इसमें A और B सिमेट्रिक हैं, इसका मतलब A ट्रांसपोज A होगा और B ट्रांसपोज B होगा। अब हमको दिखाना किसको है, AB प्रोडक्ट को सिमेट्रिक दिखाना है। तो AB होल ट्रांसपोज अगर AB के बराबर आता है तो वो सिमेट्रिक होगा। लेकिन जब हम AB का ट्रांसपोज करेंगे तो ये रिवर्सल रूल से B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज हो जाएगा। जो ट्रांसपोज का रिवर्सल रूल होता है प्रोडक्ट के लिए, वो AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होता है। तो ये हमने रिवर्सल रूल लगाया। अब इसमें क्या है कि AB होल ट्रांसपोज
इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज बी हो गया, ए ट्रांसपोज ए हो गया। अब ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए मिल रहा है हमको, लेकिन ए बी इज इक्वल टू बी ए अगर है तब हम ए बी को बी ए से रिप्लेस करेंगे, तब ये हो जाएगा ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। अब ये सिमेट्रिक का कंडीशन हमको मिल रहा है, तब ये ए बी सिमेट्रिक हो जाएगा। और ये कब हुआ? जब ए बी इज इक्वल टू बी ए हो, मतलब ए बी कम्यूट कर रहा हो। तो यहाँ पे यही हमको प्रूफ करना था कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, मीन्स दैट इज कमिट ए एंड बी, प्रोडक्ट ए बी इज कमिटेटिव। लेट ए इज इक्वल टू 2 - 1 3 4, इस तरह से बी सी तीन मैट्रिसेस दिए हैं, तीनों ही 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, और सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 दिया है। अब सिंस ए बी, अब इसको सॉल्व हमको करना है, मतलब हमको एक डी मैट्रिक्स निकालना है जहाँ पे सी डी माइनस ए बी 0। तो सबसे पहले तो हम डी के ऑर्डर के बारे में सोचेंगे। तो जैसे ए बी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, बी ए और बी दोनों हैं, तो ए बी भी क्या होगा? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होगा। सी डी में सी भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, तो सी डी भी 2 क्रॉस 2 ही ऑर्डर का होना चाहिए, जिससे कि माइनस डिफाइंड हो, डिफरेंस। इसका मतलब डी भी एक 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, मीन्स ऑर्डर 2 का। तो डी को एज्यूम कर लिया गया है एक्स वाई ए बी। अब सी डी माइनस ए बी में इसको रखा गया है। देखिए, अब दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया एज मैट्रिक्स प्रोडक्ट के फॉर्म है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। फिर इसके बाद बीच में डिफरेंस है, माइनस है, तो दोनों को माइनस भी किया गया है। अब देखिए यहाँ पे, और फाइनली राइट साइड में 0 है, मीन्स 0 दैट इज नॉट ए 0 नंबर, दैट इज अ 0 मैट्रिक्स। ठीक है, उसी ऑर्डर का 2 क्रॉस 2 का या सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें कि सारे एलिमेंट 0 हैं। अब यहाँ इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। दो मैट्रिक्सेस इक्वल हैं तो इनको इक्वेट किया गया, और इक्वेट करने पे ये 4 इक्वेशंस हमको मिल रहे हैं जो कि 4 एलिमेंट हैं। तो पहले और दूसरे को सॉल्व करेंगे, ओके, तो हमको मिलेगा ए और बी, सॉरी एक्स और ए, तो एक्स माइनस 191 और ए 77 हो गया। तो इस तरह से हमको चारों वैल्यूज़ मिल गई एक्स वाई ए और बी सॉल्व करने पे, जिससे मैट्रिक्स डी मिल गया -191 -110 77 और 44। तो ये कॉन्सेप्ट आप देखिए, इसमें मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ हुआ है, सब्ट्रैक्शन भी यूज़ हुआ है, इसके बाद इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज़ हुआ है, और ज़ीरो मैट्रिक्स का भी कॉन्सेप्ट इसमें आया है। और सबसे पहली इम्पोर्टेंट जो है वो ऑर्डर से रिलेटेड होती है, कि जो मैट्रिक्स हमको फाइंड करना है वो क्या ऑर्डर होगा उसका, ये डिसाइड करना होता है। अब देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज हो गई। अब इसमें क्या है, पहला ए दिया हो, लेट ए इज इक्वल टू 0 1 0 0, ये एक 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। शो दैट ए आई प्लस बी ए होल टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन आई प्लस एन ए टू द पावर एन -1 बी ए, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का, और एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, बाकी सभी इसमें क्या है, कांस्टेंट हैं, और एन नेचुरल नंबर है। अब चूंकि ये भी पावर के फॉर्म में आएंगे, तो यहाँ भी हम PMI ही लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है ए आई प्लस बी ए होल टू द पावर एन इज इक्वल टू, उसको हमने एक स्टेट ले लिया PN के फॉर्म में। अब इसमें अगर n इज इक्वल टू 1 रखें हम, तो लेफ्ट हैंड साइड में ए आई प्लस बी ए मिलेगा अगर n को 1 रख दें। राइट हैंड साइड में देखिए a टू द पावर n 1 है, तो ए आई हो गया, प्लस n 1 रख दिया तो a टू द पावर 1 -1 0, मतलब 1 हो गया वो, तो वो भी प्लस बी ए हो जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। इसका मतलब इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो पहली स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गई। दूसरी स्टेप क्या होती है, हम मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो जो n वाला स्टेटमेंट है Pn, उसमें हमने n को k से सिर्फ रिप्लेस किया है। यहाँ पे कुछ खास नहीं है, ओनली द रिप्लेसमेंट ऑफ n बाई k इज देयर। अब k प्लस 1 के लिए अगर हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करें, तो अगर हम ए आई प्लस बी ए से उसी k वाले एक्सप्रेशन में pk वाले एक्सप्रेशन में दोनों साइड में मल्टीप्लाई करें, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ए आई प्लस बी ए होल टू द पावर k प्लस 1 मिल गया। राइट साइड में अगर हम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करें, तो ए आई को मल्टीप्लाई करेंगे ए टू द पावर k आई से, तो ए टू द पावर k प्लस 1 आई स्क्वायर हो गया, प्लस ये हो जाएगा
के ए टू द पावर के बी ए, ठीक है, ये दूसरे में मल्टीप्लाई बी आई ए हो गया। फिर दूसरा एलिमेंट बी ए को मल्टीप्लाई करें तो ये भी हो जाएगा बी ए टू द पावर के ए आई। दूसरे में करेंगे तो बी मतलब के ए टू द पावर के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में पावर के प्लस वन हो गया, राइट साइड हमने मल्टीप्लाई किया। अब राइट साइड को हमको सॉल्व करना है। देखिए ये मिला है, यहाँ फिर से हमने उस प्रोडक्ट को लिखा है ताकि नेक्स्ट पेज पे इसको हम उसमें वैल्यूज़ रख सकें। अब जो जो रिक्वायर, जैसे आई स्क्वायर क्या होगा, आई होगा, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका कोई भी पावर कीजिए तो आई ही आएगा। आई इंटू ए या ए इंटू आई दोनों क्या हैं, ए ही के बराबर। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कीजिए तो वही होगा। ए स्क्वायर क्या है, देखिए ए इंटू ए हमने किया तो एक ज़ीरो नल मैट्रिक्स आ गया। अब ये जो 1 और 2 है, मतलब आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, ए आई इज इक्वल टू ए है, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो नल मैट्रिक्स हो गया। इसको अगर हम उस एक्सप्रेशन में रखें ऊपर वाले में तो देखिए आई स्क्वायर आई हो जाएगा पहला, मतलब ए टू द पावर के प्लस वन जो है आई स्क्वायर की जगह आई हो गया, प्लस के ए टू द पावर के बी आई ए दैट इज ए ओनली, फिर बी ए टू द पावर के आई ए, ये हो गया। आई ए मीन्स ए या ए आई मीन्स ए, और ये जो ए लास्ट जो टर्म है वो ए स्क्वायर उसमें है जो कि ज़ीरो हो गया, एक नल मैट्रिक्स हो गया। तो अब हम मेरे पास तीन ये टर्म बचते हैं, वो लास्ट टू टर्म से अगर हम ए टू द पावर के बी ए कॉमन ले लें तो ये के प्लस वन आ जाता है लास्ट टू टर्म से। देखिए मतलब हमको मिल गया ए आई प्लस बी ए होल टू द पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए टू द पावर के प्लस वन आई इज इक्वल टू के प्लस वन ए टू द पावर के प्लस वन आई प्लस के प्लस वन ए टू द पावर के बी ए। आप ध्यान से देखिए एक्सप्रेशन को और आप कंपेयर कीजिए उस टर्म से जिसमें आपने पी के लिखा था। अब वहाँ पे जहाँ के है वहाँ के प्लस वन आ चुका है। यहाँ पे आप देखिए ये पी के का एक्सप्रेशन है ए आई प्लस बी ए होल टू द पावर के दैट इज ए टू द पावर के आई प्लस के ए टू द पावर के माइनस वन बी ए। अब इसको और इसके लास्ट टर्म को एक्सप्रेशन को कंपेयर कीजिए आप तो आपको पता चलेगा कि यू गॉट के प्लस वन वेयर के वॉज देयर। इसका मतलब पी के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, सो पी के इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ए दिया हुआ है, सारे एलिमेंट 3x3 का ये स्क्वायर मैट्रिक्स सभी वन है और ए टू द पावर एन है 3 टू द पावर एन माइनस वन 3 टू द पावर, मतलब इसमें भी सारे एलिमेंट 3 टू द पावर एन माइनस वन है वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर। मतलब अगर ए दिया हुआ है तो ए टू द पावर एन 3 टू द पावर एन माइनस वन हर एक एलिमेंट के साथ 3x3 का मैट्रिक्स है, ये प्रूव करना है। अब स्टेटमेंट हम ए टू द पावर एन को लेते हैं, सो पी एन इज ए टू द पावर एन दिया हुआ, अगर एन इज इक्वल टू वन रखते हैं हम तो देखिए ए टू द पावर वन मीन्स ए और 3 टू द पावर ज़ीरो 3 टू द पावर ज़ीरो ये सारे होंगे और किसी भी नंबर का पावर ज़ीरो कीजिए तो वन होता है, तो ये आपको ए के बराबर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि पी वन इज ट्रू मीन्स एन पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो एजम्पशन का होता है, लेट इट इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया, एन की जगह के को रिप्लेस किया, तो देखिए ये 3 टू द पावर के के फॉर्म में आ गया, के माइनस वन 3 टू द पावर के माइनस वन सभी एलिमेंट जो हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं पी के प्लस वन के लिए, तो ये क्या होगा ए टू द पावर के प्लस वन जो कि ए इंटू ए टू द पावर के हो जाएगा। अब यहाँ ए है, ये ए टू द पावर के है। अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है हमको। अब देखिए इसमें अगर हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 3 टू द पावर के माइनस वन प्लस 3 टू द पावर के माइनस वन प्लस 3 टू द पावर के माइनस, और ये सभी एलिमेंट में यही होगा क्योंकि सभी को उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है और सभी एक ही एलिमेंट है, मतलब ये 3 टाइम हो जाएगा। 3 इंटू 3 टू द पावर के माइनस वन 3 इंटू 3 टू द पावर के माइनस वन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो 1 प्लस के माइनस वन वो के हो जाएगा। तो फाइनली हमको मिल गया ए टू द पावर के प्लस वन दैट इज़ 3 टू द पावर के, यहाँ देखिए राइट लेफ्ट में ए टू द पावर के लिखा है बट दैट इज़ ए टू द पावर के प्लस वन।
तो ये 3 टू द पावर के, 3 टू द पावर के, 3 ये सभी मिल गया आपको। मतलब जहाँ पे k था a टू द पावर k में, यहाँ देखिए वहाँ पे आपको k+1 मिल गया, मीन्स k-1 से k आया, मतलब 1 ऐड हो गया उसमें। तो ये a टू द पावर k+1 की वैल्यू हो गई। और ये एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, ये लेफ्ट में देखिए a टू द पावर k लिखा हुआ है दूसरे रो में नीचे से, तो वो a टू द पावर k+1 है, नॉट a टू द पावर k। जो मैट्रिक्स में बहुत सारे सिंबल्स या मैथमेटिक्स में होते हैं जो टाइप करना आसान नहीं होता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी के इज़ ट्रू वेन एवर पी के प्लस वन, यहाँ पे हमको पी के प्लस वन लिखना है। देयर फोर पी के प्लस वन इज़ ट्रू वेन एवर पी के इज़ ट्रू, देयर फोर पी एन इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। इसीलिए देखिए एक एक को एक्सप्लेन किया जा रहा है, अगर कोई मिस्टेक है तो उसमें हम क्लियर कर दे रहे हैं टाइपिंग में। तो ये पी एम आई का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। थर्ड है ये देखिए, ए दिया हुआ है, देन प्रूव दैट a टू द पावर n इज 1 + 2n - 4n and 1 - 2n वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो चूँकि यहाँ भी पावर है तो हम इसको भी प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन से ही सॉल्व करेंगे, और इसको हमने ले लिया Pn a टू द पावर n को एज ए स्टेटमेंट। अब अगर n इज इक्वल टू 1 रखें तो a टू द पावर 1 दैट इज a, और राइट साइड में 1 + 2 - 4 1 1 - 2, तो ये 3 - 4 1 - 1 मिल गया, जो कि a के ही बराबर है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब कि इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू हो गया। लेट इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, हमने मान लिया इसको कि ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो पी के क्या होगा, या जो स्टेटमेंट है उसको k के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो a टू द पावर k इज इक्वल टू 1 + 2, मतलब n को हमने k से रिप्लेस किया है। नेक्स्ट में आइए देखिए, नाउ के पी के प्लस वन विच इज़ a टू द पावर k + 1 दैट इज a इंटू a टू द पावर k। अब देखिए इनको a और a टू द पावर k दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमको मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है। और मल्टीप्लिकेशन आप ध्यान से देखिए, और आपको अब तक मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ में आया होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो पूरा हो गया, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये पूरा हो गया। तो ये हमको फाइनली मिला 3 + 2k - 4 - 4k 1 + k - 1 - 2k। अब आपको देखने से तो ये लग नहीं रहा है कि जहाँ k है वहाँ k+1 मिल रहा है ओरिजिनल मैट्रिक्स में, जहाँ हमने इसको pk के टर्म में लिखा है देखिए, लेकिन है ये उसी के बराबर, क्योंकि यहाँ हमको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा। अब जैसे 3 + 2k है तो उसको लिख दिया हमने 1 + 2 + 2k, और 2 कॉमन ले लिया तो 1 + 2k + 1। यहाँ से -4 कॉमन ले लिया तो k+1 हो गया, यहाँ k ही था तो k+1 हो गया। लास्ट टर्म जो -1 - 2k है वहाँ 1 - 2 k+1 वो हो गया। तो ये जहाँ k था वहाँ k+1 आपको मिल गया। इसका मतलब pk +1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू, देयर फॉर pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में थे वो प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन पे बेस्ड थे, जिसको हमने प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन से ही सॉल्व किया। क्योंकि पावर n है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को n टाइम्स, अब n क्या है वो भी पता नहीं है, मल्टीप्लाई करना आसान नहीं होता, तो ये सब क्वेश्चंस प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन से ही बनते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है देखिए, इफ a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ab - ba इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, a और b क्या है, सिमेट्रिक है। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक में डेफिनेशन क्या होती है कि उसका ट्रांसपोज उसके माइनस टाइम के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले a और b सिमेट्रिक हैं तो a ट्रांसपोज a हो गया, b ट्रांसपोज b हो गया। अब ab - ba जिसको हमको प्रूफ करना है उसका हम ट्रांसपोज लें, तो डिफरेंस का ट्रांसपोज रूल लगाएं तो ये हो जाएगा ab होल ट्रांसपोज - ba होल ट्रांसपोज। अब प्रोडक्ट्स का हम ट्रांसपोज रूल लगाएंगे, रिवर्सल रूल, तो ab होल ट्रांसपोज b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज होगा, और ba होल ट्रांसपोज a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज हो जाएगा। अब a और b स्क्यू सिमेट्रिक हैं तो b ट्रांसपोज a b हो जाएगा, a ट्रांसपोज a हो जाएगा, तो ये ba - ab मिल गया। ठीक है, अब ba - ab मिल गया और इससे हम माइनस कॉमन ले लें अगर, तो ये क्या हो जाएगा, ab - ba हो जाएगा। इसका मतलब ab - ba होल ट्रांसपोज इज माइनस टाइम ab - ba, और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। देयरफॉर ab - ba इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, आप इसको देखिए।
so that the matrix B transpose AB is symmetric or skew symmetric accordingly as A is symmetric or skew symmetric. मतलब B ट्रांसपोज AB की जो मतलब नेचर है वो A पे डिपेंड करती है. अगर A सिमेट्रिक है तो B ट्रांसपोज AB भी सिमेट्रिक होगी, और A स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी. चलिए आते हैं हम क्वेश्चन पे कैसे सॉल्व करेंगे. तो चाहे हमको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना हो, हमको उसका ट्रांसपोज तो लेना ही है. तो बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज. अब यहाँ 3 है तो देखिए 3 में से 2 को हमने ए बी को एक साथ लिया है, और रिवर्सल रूल लगाएं तो ये ए बी होल ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज हो जाएगा. ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट होता है उसका ट्रांसपोज रिवर्सल रूल में ए बी को एक साथ लेने पे ए बी पहले आ जाएगा होल ट्रांसपोज, दैट इज बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज. अब ए बी के ट्रांसपोज में भी फिर से हम रिवर्सल रूल लगाएंगे तो वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा, और ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज इज द मैट्रिक्स, इसलिए वहाँ पे बी ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज बी हो गया. ठीक है, अब देखिए इसमें क्योंकि पहले और लास्ट, पहला और तीसरा टर्म जहाँ पे हमको जिसमें प्रूफ करना है वो देखिए सेम है, बी ट्रांसपोज और बी. बीच वाला सिर्फ ए की जगह ए ट्रांसपोज आया है. तो अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए तो बी ट्रांसपोज ए बी क्या है, वो सिमेट्रिक हो जाएगा. तो पहला केस हो गया, इफ़ ए इज सिमेट्रिक देन ए ट्रांसपोज इज ए एंड बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज दैट विल बी बी ट्रांसपोज ए बी. दैट मीन इन दैट केस इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज माइनस ए होगा एंड बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज इन दैट केस इट विल बी माइनस बी ट्रांसपोज ए बी. मतलब वो उसके माइनस टाइम के बराबर हो गया. इसका मतलब ये क्या हो गया, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है ए के ऊपर. ए अगर सिमेट्रिक है तो ये प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक है, ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो प्रोडक्ट स्क्यू सिमेट्रिक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ ए दिया हुआ है, एक थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और कंडीशन क्या है यहाँ, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी. अब क्या होगा इसमें, देखिए ए तो दिया हुआ है, अगर हम ए ट्रांसपोज निकालें, यहाँ ये ट्रांसपोज हो गया. देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 0 2 y z फर्स्ट रो है तो वो फर्स्ट कॉलम में हो गया ट्रांसपोज में 0 2 y z. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये इसका ट्रांसपोज हो गया. नाउ वी नीड द प्रोडक्ट ऑफ द टू, ए ट्रांसपोज ए. ये देखिए रो बाई कॉलम का प्रोडक्ट है. अब प्रोडक्ट तो भली भांति आप जानते हैं, अच्छे से समझ चुके हैं. तो ये रो बाई कॉलम, इसको मल्टीप्लाई किया गया. आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके कैसे है ये. अब सॉल्व करने पे ये आया, देखिए ये प्रोडक्ट ए ट्रांसपोज ए आ गया. 2x स्क्वायर 0 0 0 x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट. ठीक है, यहाँ लास्ट वाले मैट्रिक्स में ये थोड़ा सा मिस्टेक है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डेट विल बी, ऊपर वाले में ठीक है. और फिर 0 0 3 जेड स्क्वायर, ये मैट्रिक्स हो गया. अब इसको हम आई से इक्वेट करेंगे. देखिए तो सिंस ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, ये इक्वेट किया गया. अब इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग टर्म, तो देखिए 2x स्क्वायर जो है वो 1 के है पहला एलिमेंट, तो एक्स स्क्वायर 1/2, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2. लास्ट को हम करें तो 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो जेड स्क्वायर 1/3, तो जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3. अब जो ये सेकंड एलिमेंट है, सेकंड डायगोनल एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज आल्सो 1. अब यहाँ x और z की वैल्यू हम रख रहे हैं तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 1/6 आ रही है. सॉल्व किया गया है ये एक्सप्रेशन की तरह, आप समझ सकते हैं इसको. तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√6. सेवेंथ है, देखिए फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x 1 2 1. अब देखिए यहाँ 3 मैट्रिसेस हैं, तीनों मल्टीप्लाइड हैं, और रिजल्ट क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है. अब वो जीरो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा, राइट में जो लेफ्ट में जो प्रोडक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंगली होगा. पहले मैट्रिक्स की क्या ऑर्डर है, ये 1×3 है. दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर 3×3 है, और तीसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर 3×1 है. तो देखिए यहाँ पे आप पहले दो किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऑर्डर को सेम रखते हुए. एसोसिएटिव तो है, पहले दूसरे को कीजिए, दूसरे तीसरे को कीजिए, और जो रिजल्ट आता है जो है उसको बचे हुए के साथ मल्टीप्लाई कीजिए. ठीक है,
तो इसमें हमने पहले और दूसरे को पहले किया है, तो पहला जो है वो 1x3 है, दूसरा 3x3 है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई करने पे? ऑर्डर क्या होगा? वो भी 1x3 ही होगा। ये आपको समझना चाहिए, पहले 1x3 ऑर्डर और दूसरा 3x3 है, तो प्रोडक्ट होने के लिए पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए जो कि 3 है, सेम है। और जो प्रोडक्ट है, रिजल्ट है, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो पहले का रो और दूसरे का कॉलम, क्योंकि 1 और 3 है, तो ये भी 1x3 ऑर्डर का होगा। तो देखिए मल्टीप्लाई किया गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आया, और ये लास्ट थर्ड मैट्रिक्स बची हुई है। अब ये जो मल्टीप्लाई करने पे आ गया 6 to 4, पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई करने पे ये 1x3 का मैट्रिक्स आ गया, वो ये आ गया। अब देखिए पहला 1x3 है, दूसरा 3x1 है, प्रोडक्ट यहाँ भी पॉसिबल है, लेकिन रिजल्ट क्या होगा? वो 1x1 का, मतलब एक सिंगल एलिमेंट है। तो देखिए 6 + 4 + 4x = 0 मैट्रिक्स। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इक्वेट करें, तो 4 + 4x = 0, देयरफॉर x = -1। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको देखिए, अब यहाँ हम सेकंड और थर्ड को भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते थे। अब सेकंड का ऑर्डर क्या है? 3x3 है, थर्ड का ऑर्डर क्या है? 3x1 है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्योंकि पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम 3, दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो 3 के बराबर है। लेकिन जो रिजल्ट होता है उसका ऑर्डर क्या होता है? 1x3 होता है, ठीक है, सॉरी 3x1 हो जाता है। तो इस तरह से वो भी प्रोडक्ट फिर होता है पहले और जो आता है उससे। तो ये कोई भी आप किसी को भी ग्रुप कर सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया जा सकता है। हाँ, इसके ऑर्डर को आप नहीं बदल सकते, ये ध्यान रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a = 3 1 - 1 2 शो दैट a² - 5a + 7i = 0। अब इस तरह के क्वेश्चंस तो आपने एक्सरसाइज में बनाया होगा। a दिया हो, देखिए a² निकाला गया, a × a, ये आ गया। अब जो एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है a² - a + 7i, उसमें इनकी वैल्यूज रखी गई, a² - 5a की वैल्यू + 7i आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। फिर ये मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज़ किया गया, तो देखिए सारे एलिमेंट इसके 0 आ गए। इसका मतलब क्या हो गया? ये 0 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। देखिए अब ये जो 7th क्वेश्चन था उसी तरह का है, फाइंड x इफ। अब देखिए यहाँ भी हैं 3 मैट्रिक्स उसी तरह से, पहला जो है 1x3, दूसरा 3x3, तीसरा 3x1, और वैसे ही करना है। पहले और दूसरे को हम मल्टीप्लाई करें, तो देखिए रो बाई कॉलम ये मल्टीप्लिकेशन किया गया। आप चेक कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि अब बहुत बड़ा ये पूरी एक्सरसाइज में टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड मेरी है, बट यू कैन चेक इट बाय पॉजिंग द वीडियो। देख सकते हैं इसको। अब ये मल्टीप्लाई किए जब पहले और दूसरे को, तो ये हमको मिल गया 1x3 का मैट्रिक्स, x - 2 - 10 2x - 8। अब जो बचा हुआ थर्ड मैट्रिक्स x41 वो 3x1 का है, फिर से इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x1 मतलब एक सिंगल एलिमेंट सिर्फ मिलेगा, और वो मिल क्या रहा है? x² - 2x, देखिए x × x - 2 x² - 2x होगा, फिर -40 + 2x - 8 = 0, मतलब ये x² - 48 = 0 हो गया। देखिए अब x² 48, तो x ± √48 मीन्स ±4√3, तो ये x की वैल्यूज आ गई। तो देखिए क्वेश्चन तो आसान है, बट कॉन्सेप्ट आपको रखना होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का और भी। 10th क्वेश्चन देखिए, A manufacturer produces 3 products X, Y, Z which he sells in 2 market. Annual sales are indicated below. अब देखिए 2 मार्केट है, 1 और 2, और वो जो प्रोडक्ट्स X, Y, Z हैं दोनों मार्केट में इनकी सेल दी गई है 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। अब क्वेश्चन क्या है? पहला है, इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ X, Y and Z are 2.50 रुपीज, 1.50 and ₹1 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यूज इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एल्जेब्रा। देखिए अगर हमको मैट्रिक्स एल्जेब्रा नहीं यूज़ करना है तो हम सिंपली क्या करते हैं, अगर हमको रेवेन्यू निकालना है तो नंबर ऑफ यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट या रेवेन्यू पर यूनिट, इससे हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमको मैट्रिक्स एल्जेब्रा यूज़ करनी है, तो ये फर्स्ट और सेकंड जो मार्केट हैं इनके जो प्रोडक्ट्स हैं सेल के, इसको हम 2x3 मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो इनकी सेलिंग प्राइस है उनको हम 3x1 मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब एक कॉलम मैट्रिक्स में। देखिए ये ए हो गया जो कि एनुअल सेल है इनकी,
यहाँ पे यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर रिप्रेजेंटेड, अब ये देख सकते हैं आप। अब अगर हमको रेवेन्यू निकालना है तो हमको प्रोडक्ट ए बी फाइंड करना होगा, ये प्रोडक्ट ए बी है देखिए। अब फिर वैसे ही अब ये जो पहला वाला मैट्रिक्स है वो 2x3 है और दूसरा क्या है 3x1, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा 2x1 का रिजल्ट मिलेगा। और देखिए ये मल्टीप्लाई किया गया है तो ये 2x1 का 46,000 53,000, मतलब मार्केट ए की रेवेन्यू 46,000 हो गई और मार्केट 2 की रेवेन्यू 53,000 हो गई। टोटल रेवेन्यू क्या हो गई 46,000 प्लस 53,000 दैट इज 99,000। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का क्या था, अब आप ये भी देखिए व्हाट वाज द सेकंड पार्ट बी। तो इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 कमोडिटीज आर ₹2, ₹1, ₹50 पैस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहले में रेवेन्यू दिया है, दूसरे में कॉस्ट दिया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, सेकंड में हम कॉस्ट फाइंड करेंगे। अब जो प्रोडक्ट हैं सेल जो हुए हैं मार्केट 1 और 2 में वो ऑलरेडी मैट्रिक्स ए के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हैं। यहाँ पे कॉस्ट को हम एक्सप्रेस करेंगे सी से एक मैट्रिक्स से 210.5, ये कॉस्ट पर यूनिट है। अब टोटल कॉस्ट हम निकालेंगे कैसे मार्केट वाइज, तो फिर ए इंटू सी निकालेंगे हम। नाउ कॉस्ट फॉर द 2 मार्केट इज गिवन बाय ए सी, देखिए फिर ये ए सी प्रोडक्ट फाइंड किया गया। फिर वही है, पहला 2x3 है, दूसरा 3x1 है, तो रिजल्ट 2x1 मिलेगा, ये है। तो जो कॉस्ट हो गया मार्केट 1 के लिए 31,000, मार्केट 2 के लिए 36,000, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 67,000 हो गई। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो 99,000 माइनस 67,000, ₹32,000 इज द टोटल प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं। हेंस ग्रॉस प्रॉफिट इज ₹32,000। तो देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम बोर्ड में पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिए, इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं की गई है, बहुत आसान है। जो इन्फॉर्मेशन दी गई हैं उनको प्रॉपरली मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया गया। अब देखिए यहाँ पे हमने ए बी ही क्यों फाइंड किया क्योंकि ए बी पॉसिबल था, ए का ऑर्डर 2x3 था, बी का ऑर्डर 3x1 था, ठीक है। यहाँ पे हम बी ए भी फाइंड कर सकते थे, 3x1 क्या बी ए फाइंड हो सकता था, ये आप सोचिएगा खुद। वहाँ पे क्या सी ए ले सकते थे हम दूसरे वाले केस में, ये सोचने वाले विषय है क्यों ऐसे लिखा गया इसको, तो आप थोड़ा सोचिएगा, देखिएगा। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स इनटू ए 2x3 मैट्रिक्स दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए 2x3 मैट्रिक्स। अब देखिए एक्स को एक मैट्रिक्स हमको लेना है, तो उसका चूँकि प्रोडक्ट है तो हमको उसके ऑर्डर के बारे में डिसाइड करना होगा। तो देखिए जिसके साथ एक्स को मल्टीप्लाई किया गया, प्रोडक्ट फाइंड किया गया है, उसका ऑर्डर जो है वो 2x3 है। तो अगर एक्स का ऑर्डर हम ले लें m×n, तो पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, मतलब n इज इक्वल टू 2, ये डेफिनेटली हो गया, ठीक है। मतलब x का ऑर्डर अगर m×n है तो n इज इक्वल टू 2 हो गया। अब m क्या होगा, तो इसको हम जो रिजल्ट है उस पे जाते हैं, तो रिजल्ट का ऑर्डर क्या है 2x3 है, और रिजल्ट का ऑर्डर मिलता कैसे है, तो पहले के रो से दूसरे के कॉलम से। तो पहले का रो क्या है m है और दूसरे का कॉलम 3 है जो कि राइट साइड में है, तो पहले का रो 2 हो गया और रिजल्ट का रो m है और रिजल्ट का रो 2 है, इसका मतलब m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यहाँ m और n दोनों 2 हो गए, इसका मतलब x क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। ये हमने x को अभी डिसाइड किया है कि उसका ऑर्डर क्या है। जब हमने x को डिसाइड कर लिया कि x का ऑर्डर क्या है, तो हम उस ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, x इज इक्वल टू ए बी सी डी, इस तरह से ये हमने ले लिया, ठीक है। अब जब इसको ले लिया तो ये जो एक्सप्रेशन में जो वैल्यू दी गई x इंटू दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मैट्रिक्स, यहाँ पे हम रख रहे हैं। देखिए अब x की जगह ए बी सी डी रख दिया और ये प्रोडक्ट हमने फाइंड किया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह से। अब पहला 2x2 है, दूसरा 2x3 है, तो रिजल्ट 2x3 का मिलेगा। अब आप इनको कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो पहले तो ऑर्डर सेम है ही, देख रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे जिनको इक्वेट किया गया है। और इक्वेट करने पे हमको a की वैल्यू 1, b की -2 और c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 0 मिली। अब ये लीनियर इक्वेशंस बने हैं जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और ये सब 9th-10th में बताया जाता है, तो इतना उम्मीद करते हैं कि यू ऑल नो अबाउट दैट हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो इस तरह से हमने ए बी सी डी की वैल्यू निकाली जिससे हम x बना सकते हैं। x क्या है? ए बी सी डी 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये x मिल गया हमको। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए 12th क्वेश्चन। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन प्रूव बाय इंडक्शन दैट, अब देखिए यहाँ इंडक्शन से प्रूव करना ये दिया भी है, ए बी होल टू द पावर एन इज इक्वल टू बी टू द पावर एन ए, सॉरी ए बी टू द पावर एन, होल नहीं है, ए बी टू द पावर एन ए बी टू द पावर एन इज इक्वल टू बी टू द पावर एन ए। फर्दर प्रूव दैट, अब यहाँ देखिए होल पावर है, ए बी होल टू द पावर एन दैट इज ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन आर ऑल एन नेचुरल नंबर। अभी जो पहला है ए बी टू द पावर एन इज इक्वल टू बी टू द पावर एन ए, इसको हमने पी एन एक स्टेटमेंट ले लिया और एन इज इक्वल टू 1 हम रखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड ए बी होगी, राइट हैंड साइड बी ए होगा, लेकिन ए बी इज इक्वल टू बी ए दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए ये ट्रू हो गया। अब मान लिया है कि इट इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के आल्सो वेयर के इज ग्रेटर आर इक्वल टू एन लेस देन एन, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ए बी टू द पावर के इज इक्वल टू बी टू द पावर के ए। अब के मतलब हम पी के प्लस 1 पे आते हैं, तो ए बी टू द पावर के प्लस 1, अब इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी टू द पावर के, ये ब्रैकेट में है एसोसिएटिव लगा के, ध्यान दीजिएगा। अब इसको फिर से हम एसोसिएटिव कर रहे हैं, तो ए बी को एक साथ ले लिया, बी टू द पावर के को अलग कर दिया। नाउ ए बी इज ऑल्सो बी ए, ठीक है, ए बी को हम बी ए के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये गिवन है, तो बी दैट इज ऑल्सो बी इंटू ए बी टू द पावर के। अब देखिए एसोसिएटिव यहाँ बार बार यूज की गई है। अब ए बी होल टू द पावर के इज बी टू द मतलब बी टू द पावर के, ये भी कम्यूटेटिव है, पहले पी के में दिया हुआ है इसको, तो वो भी हमने चेंज कर लिया। तो इससे हमको क्या मिल गया? आप देखिए जब हमने इसको कम्यूटेटिव यूज़ किया तो ये आ गया बी टू द पावर के प्लस 1 इंटू ए, मतलब हम स्टार्ट कहाँ से किए थे? ए बी टू द पावर के प्लस 1, मिल के आ गया बी टू द पावर के प्लस 1 ए। और इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप, देखिए प्रॉपर्टीज यूज़ की गई हैं जो दिया गया ए बी इज इक्वल टू बी ए, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों ही प्रॉपर्टी यूज़ की गई हैं। तो जब आपको रिजल्ट मिल गया ए बी टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू बी के टू द पावर के प्लस 1 इंटू ए, इसका मतलब ये क्या है? ट्रू हो गया, के प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया फॉर एन इज इक्वल फॉर ऑल नेचुरल नंबर। दूसरा पार्ट इसका है, ये होल पावर वाला है, ए बी होल टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन। अब यहाँ भी n इज इक्वल टू 1 रखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल टू द पावर 1 दैट इज, और राइट हैंड साइड ए टू द पावर 1 बी टू द पावर n, दोनों ए बी इज इक्वल टू ए बी मिल गया विच इज़ ट्रू। नेक्स्ट स्टेप होता है कि मान लो ये n इज इक्वल टू के लिए ट्रू है, तो इसको भी वैसे ही एक्सप्रेस किया गया पी के टर्म में। नाउ फॉर पी के प्लस 1 ए बी होल टू द पावर के प्लस 1, दैट विल बी ए बी होल टू द पावर के इंटू ए बी, और ए बी होल टू द पावर के क्या है? ए टू द पावर के बी टू द पावर के, जो लिखा हुआ है पी के में, यहाँ जस्ट इसके ऊपर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ए टू द पावर के बी टू द पावर के, अब ए बी को बी ए लिखा गया क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी ए दिया हुआ कम्यूटेटिव, तो ए टू द पावर के बी टू द पावर के इंटू बी दैट विल बी बी टू द पावर के प्लस 1 ए। ठीक है, अब ये b टू द पावर k प्लस 1 a जो सेकेंड और थर्ड टर्म है, ये फिर से कम्यूट किए गए हैं, पहले वाले प्रॉपर्टी में यही प्रूव किया गया था। तो ये a टू द पावर k इंटू ए इंटू बी टू द पावर k प्लस 1, अब ये फर्स्ट और सेकेंड टर्म मिलके क्या हो जाएगा? a टू द पावर k प्लस 1 b टू द पावर k प्लस 1। तो देखिए यहाँ भी हमने शुरू किया था ए बी होल टू द पावर k प्लस 1 से, और हम पहुँच कहाँ गए? a टू द पावर k प्लस 1 b टू द पावर k प्लस 1। इसका मतलब कि ये भी ट्रू है, दिस मीन्स पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 आल्सो, हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। यहाँ देखिए प्रिंसिपल की स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, जो अब देखिए मतलब एक्सप्लेन करते समय बहुत सारी चीज़ें जो मिस्टेक हैं वो पता चल जा रही हैं,
क्योंकि टाइप करते और बनाते वक्त कभी मिस्टेक हो गया या बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ले लिया जाता है कंप्यूटर या मोबाइल द्वारा, तो उसको एक्सप्लेन करते वक्त वो सारी चीज़ें दिमाग में आती जाती हैं जो आपको बता दी जाती हैं। अब देखिए ये MCQs टाइप क्वेश्चन है। इफ़ ए, अब देखिए ये NCERT की बुक में ही गायब था, लेकिन नीचे मैंने लिखा उसको, सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन, अब ये 4 ऑप्शंस हैं। अब ए क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है तो हमको ए स्क्वायर निकालना है। अब देखिए ए स्क्वायर निकाला गया, इज इक्वल टू आई से इक्वेट किया गया। तो अब ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अब ये अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा 0 हो जाएगा, गामा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा गामा 0 हो जाएगा। तो ये हमको इक्वेट करना है। देखिए तो पहले से अगर हम इक्वेट करें तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। और ये किस ऑप्शन में आप देख सकते हैं, सी ऑप्शन में है, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। चलिए 14th में, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए ये दोनों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हैं, तो इसमें आसानी से आप समझ सकते हैं, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन हमने नहीं दिया है। ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, ए इज जीरो मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन ऑफ दिस। तो अगर ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हैं, इसका मतलब एक जीरो ही मैट्रिक्स होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट में थर्ड देखिए, यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7 ए इज इक्वल टू। अब देखिए क्या है, आई प्लस ए होल क्यूब माइनस, अब ये ए प्लस बी होल क्यूब के फार्मूले से एक्सपेंड भी किया गया, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब देख सकते हैं ये इसको एक्सप्लेंड किया गया उसके हिसाब से। नाउ जो आई स्क्वायर विल बी आई, क्योंकि आई का तो कितना भी पावर कीजिए उसी के बराबर होगा। ए स्क्वायर इज गिवन एज ए, वो भी है। अब ए क्यूब जो है दैट विल बी ए स्क्वायर इंटू ए, नाउ ए स्क्वायर इज ए, सो दैट विल बी ए इंटू ए and that will again be a square, so finally a cube will be equal to a। देखिए यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, आप इसको इजीली देख सकते हैं। तो आई क्यूब आई हो गया, आई स्क्वायर आई हो गया, ए स्क्वायर ए हो गया, ए क्यूब इज ऑल्सो ए। अब ऊपर वाले में ये रखा भी गया है देखिए, तो फाइनली रिजल्ट जो है वो आई मिल रहा है, और ये किस में है, सी में है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस। और थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, वीडियो लॉन्ग हो गया, हाँ, चूँकि सभी को एक साथ एक्सप्लेन किया गया है, इसको पार्ट में भी बनाया जा सकता था। तो आपको से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा कमेंट भी किया करें वीडियो अगर अच्छा लगे तो, और लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि गलतियाँ कहाँ हो रही, मिस्टेक कहाँ हो रही हैं, और उससे हम आगे जो है वीडियोज़ में उसको मॉडिफाई कर सकेंगे, करेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।